हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भारत से हम क्या सीखें। प्रस्तुत पाठ भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। मैक्स मूलर द्वारा दिए गए इस भाषण का जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूंगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन यानी गहराई से समझने की कोशिश करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम, परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत ही का नाम लूंगा। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय या जरूरी है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन यानी निर्वासित या निकाल देना समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट यानी आकर्षित कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप नृवंश विद्या यानी मानव शास्त्र, जिसमें किसी खास समाज, संस्कृति या समुदाय के बारे में अध्ययन किया जाता है, में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन यानी खुदाई के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों और विहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। जब वारन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक
ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। दैवत विज्ञान यानी देव विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं मतलब लोक कथाएं या पौराणिक कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं मतलब लोक कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रटिलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबद्ध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रेटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रत्नयुग यानी प्राचीन युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं यानी लोक कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में भी भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय मतलब विनाश से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुर्ची, हुण, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और भिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारित सूत्रों को ही ले लें।
ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमाण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्म भूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद के प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता यानी उदारता को जानने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण यानी मात्रा में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या ना चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबद्ध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर लें, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी यानी जिसमें सारी चीजें समाहित हो जाएं, क्यों है? संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित हैं। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात हैं और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। इसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्वाल भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद यानी ऐसे सिद्धांत जिनके कारणों की पहचान न हो सके उठ खड़े हुए, जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत हैं।
किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस और स्कॉटिक भाषा में इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्वाल या ट्यूटानिक भाषाएं भी इन शब्दों से परिचित थी। भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हों, दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूषः, ग्रीस में इसे मूस, लैटिन में मुस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मुस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी कालगणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूष नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल तक पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंच कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक एस्मी ऐसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि यानी मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मता का परिचायक है और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन ही क्यों, जर्मन और रूस के भी सर्वथा समान है।
यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप शामपट्ट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई हैं। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्याभिभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी हैं। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्न मानव को, अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था और अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंग भूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है, यानी जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप तथा आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है,
जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अपरांत यानी पश्चिमी सागर में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर यानी हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है, और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसी हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।